नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं जो हमारी भारत और विश्व की जियोग्राफी चल रही है। जियोग्राफी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। इसके बारे में सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे भी, कैसे कैसे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, इस किस किस वैज्ञानिकों ने इसके बारे में सिद्धांत दिए। सबसे पहले आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए भी सौरमंडल कहते किसे हैं। ठीक है, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। कल आकाशगंगा के बारे में पढ़ा था, उससे पहले हमने तारों के बारे में जाना था। तारे कितने प्रकार के होते हैं, सबसे छोटा तारा, सबसे बड़ा तारा, सबसे खतरनाक तारा जिसे ब्लैक होल की संज्ञा दी थी। पृथ्वी के लिए, ब्रह्मांड के लिए खतरा भी ब्लैक होल ही है। ठीक है, उन सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कल हमने आकाशगंगा के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमारा सौरमंडल है उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इन सब बातों पे हमारी चर्चा हो चुकी है। अभी आज चर्चा करेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल, सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है। देखो, सूर्य के जो आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, वो पूरा का पूरा सौरमंडल के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ये बात बताई थी भी सूर्य भी एक तारा है। इस चीज को मैं नहीं बोलता, इस चीज को बहुत सारे वैज्ञानिक बोल के गए हैं। क्योंकि तारे की क्या डेफिनेशन थी? तारे की ये डेफिनेशन थी भी जिसके पास अपनी खुद की ऊष्मा होगी और खुद का प्रकाश होगा, वह क्या होगा? वह एक तारा होगा। और सूर्य के पास भी ऐसा ही होता है, सूर्य की खुद की ऊष्मा होती है और सूर्य का खुद का प्रकाश होगा। आप सभी को ऐसे ही पता होगा भी जैसे कोई भी चीज है, जिसके पास ऊष्मा है तो ऊष्मा होगी तो उस चीज का प्रकाश होता ही होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है, एक तारा बन जाता है, उसको एक तारा बोला जाता है। तो सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में जानेंगे तो ऐसा होता है हमारा सौरमंडल, देख लेना। ठीक है, ये पूरा का पूरा सौरमंडल होता है हमारा, यानी सूर्य के आसपास के जो 8 ग्रह हैं उन 8 ग्रहों को भी इनके अंदर ऐड किया जाता है तो हमारा सौरमंडल बन जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये सूर्य के आंतरिक संरचना का भाग है। ये सूर्य की आंतरिक संरचना अंदर वाली, ये 2 नंबर वाली, और ये 3 नंबर वाली, और ये 4 नंबर वाली। 4 नंबर वाली को क्या बोलते हैं, इन सब के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट के अंदर इन्होंने दे रखा है सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत। आप सभी को पता होना चाहिए सौरमंडल की परिभाषा किसको बोलते हैं। सूर्य और उसके आसपास के ग्रह के समूहों को सौरमंडल बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सूर्य और उसके आसपास के ग्रहों को सौरमंडल बोला जाता है। सूर्य और उसके आसपास के जो ग्रह हैं उसको क्या बोला जाता है? सौरमंडल बोला जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रहों जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, उपग्रह तथा आकाशीय पिंडों के परिवार को सौरमंडल बोलते हैं। मैंने आपको सभी को बताया था भी ये जैसे सूर्य है तो सूर्य की परिक्रमा जो हमारे 8 ग्रह हैं ना, 8 ग्रहों के बारे में भी पूरा वीडियो एक आपको पूरे डिटेल से समझाऊंगा। 8 ग्रह हैं, धूमकेतु, उल्काएं, पिंड, उपग्रह, इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो आएगा। और आकाश के अंदर पिंड, जो आकाशीय पिंड होते हैं, इन सब के परिवार को क्या बोला जाता है? इन सब के परिवार को सौरमंडल बोला जाता है। ठीक है, सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया था, ये तो आप सभी को पता होगी भी। कभी भी किसी की भी उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का उनके अंदर योगदान होता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत अलग अलग रखा हुआ होता है, जिसमें से कुछ वैज्ञानिक सही भी होते हैं और कुछ गलत भी होते हैं। जो अपने क्या कर देते हैं, सबूत साबित कर देते हैं, वो सही हो जाते हैं, और जिनके पास सबूत नहीं होता तो वो वैज्ञानिक गलत मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो जिन वैज्ञानिकों का मत सही था उन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। आपको वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। कांट नामक वैज्ञानिक बताते हैं भी सूर्य एक आग का गोला था। सूर्य क्या था? एक आग का गोला था। ये जैसे गोला है, ये सूर्य है, ये एक आग का गोला था, ये एक वैज्ञानिक बता रहे हैं। और आग के गोले के अंदर जब विस्फोट हुआ, यानी मैं ये फिर कौन से आग का गोला था? सूर्य भी एक तारा है, तो कौन से तारे के अंदर विस्फोट होता है? मैंने आपको बताया था कौन से तारे के अंदर विस्फोट होता है। अभिनव तारे के अंदर विस्फोट होता है। कौन से तारे के अंदर विस्फोट होता है? जो अभिनव तारा होता है ना, उसके अंदर विस्फोट होता है। अभिनव तारे के अंदर विस्फोट होता है जिसके 3-4 टुकड़े बन जाते हैं। तो उसे कई टुकड़ों में बंट गया, और कई टुकड़ों में से बंट जाने के बाद में जो टुकड़े छोटे छोटे थे वो इधर उधर गिर गए, और इसे ही ग्रह माना जाता है। इसे क्या माना जाता है?
ग्रह माना जाता है। यानी जो जब ये एक तारा था, और किसका तारा था, ये आग का गोला था। ये जब आग का गोला फटा, यानी जब आग के गोले के अंदर विस्फोट हुआ तो इसके कई टुकड़े हुए। ये एक आग की वस्तु है या आग का गोला है, जब इसका विस्फोट होगा तो कई टुकड़े तो होंगे। तो कांट नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि जब इसके टुकड़े हुए और इन टुकड़ों को ही क्या मान लिया गया, इन टुकड़ों को ही ग्रह मान लिया गया, और जिस ग्रह को क्या बोला जाता है, सौरमंडल बोला जाता है। यानी ये कोई ग्रह यहाँ पे पड़ गया, कोई यहाँ पे पड़ गया, कोई यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके 8 ग्रह है ना, इन सारे के सारे, इन सारे के सारों को क्या मान लिया गया, इन सारे के सारों को सौरमंडल मान लिया गया। ये कौन बताता है, ये कांट नामक वैज्ञानिक बताते हैं, लेकिन ये इनकी थ्योरी क्या थी, गलत साबित होती है। ठीक है। इसके बाद में कौन से वैज्ञानिक आते हैं, लाप्लास्ट नामक वैज्ञानिक आते हैं। ये क्या बताते हैं कि सूर्य आग का गोला था, और जब यह घूर्णन करता था, घूर्णन का मतलब होता है घूमना, सूर्य आग का गोला था और जब ये घूर्णन करता था, सूर्य किसका घूर्णन करता है, मैंने आपको कल बताया था, किसका घूर्णन करता है, आकाश गंगा का। किसका, आकाश गंगा का। और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, हर कोई चक्कर लगाता है। इसके बाहरी भाग के अंदर जो ईंधन था, यानी ये जब घूर्णन करता था तो इसका जो बाहरी भाग था, ये बाहरी भाग के अंदर जो ईंधन है, लाप्लास्ट नामक की थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ, ये जो बाहरी भाग है ना, इस बाहरी भाग के अंदर जो ईंधन था वो है, ईंधन खत्म हो गया। यानी ये ईंधन धीरे धीरे करके क्या हो गया, वह ईंधन खत्म हो गया, और आंतरिक भाग के अंदर ईंधन बचा। सूर्य का बाहरी भाग आंतरिक भाग की अलग होने की वजह से सूर्य के ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी ये जो बाहरी भाग है ये तो अलग हो गया, ठीक है, और आंतरिक भाग बच गया, और जब ये दोनों अलग हुए तो अलग होने की वजह से जो सूर्य के ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। ये चीज कौन बताता है, ये चीज बताते हैं लाप्लास्ट नामक वैज्ञानिक। ठीक है। अभी आ जाते हैं, इनकी थ्योरी भी आज तक ही ये साबित नहीं कर पाए थे, तो इनकी थ्योरी भी गलत मानी जाती है। लिलिटन नामक वैज्ञानिक क्या बताते हैं, लिलिटन नामक वैज्ञानिक ये बताते हैं भी, नामक वैज्ञानिक बताते हैं भी, सूर्य के पास दो अलग अलग तारे थे। ये जैसे सूर्य है, सूर्य के पास क्या थे, सूर्य के पास दो अलग अलग तारे थे, ठीक है, मान लिया, जिनमें से एक बूढ़ा तारा था। यानी ये एक क्या था, बूढ़ा तारा या वृद्ध तारा भी इसको बोल सकते हो, एक बूढ़ा तारा था, ठीक है। तथा तारा अपने ईंधन खत्म होने की वजह से विस्फोट कर गया। यानी ये जो तारा था ये अपना ईंधन खत्म होने की वजह से क्या कर गया, ये विस्फोट कर गया। क्या कर गया, ये विस्फोट कर गया, और जैसे ही उसने विस्फोट किया उसके कई टुकड़े हो गए, और उन्हें टुकड़ों को सूर्य के ग्रहों का नाम दिया। जैसे इस तारे ने विस्फोट किया, अभी आप पूछोगे भी सर ये दूसरा तारा फिर कहाँ पे गया, दो तारे थे सूर्य के पास, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जैसे इस तारे ने विस्फोट किया, ये कौन सा तारा था, जब इसने विस्फोट किया तो ये अभिनव तारा था। कौन सा तारा था, ये अभिनव तारा था, तभी तो इसने विस्फोट किया। जब इसने विस्फोट किया, विस्फोट करने के बाद में इसके कई टुकड़े हो गए, तो जो न्यूट्रॉन का टुकड़ा था वो बाद में एकत्रित हो गया, और न्यूट्रॉन तारे का जब टुकड़ा एकत्रित होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ब्लैक होल बोला जाता है। और ये ब्लैक होल इस तारे के अंदर जाके लगा, और ये तारा भी खत्म हो गया। तो फिर ये बचा कौन, जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो बच गए। तो इनकी थ्योरी को, लिलिटन नामक विज्ञानी की थ्योरी को सही माना गया, और ये कुछ हद तक सही भी है, ठीक है, पूरी तो सही नहीं है, लेकिन जैसे इन्होंने परिभाषा या जैसे इन्होंने डेफिनेशन बता रखी है उनको देख के लगता है भी इनकी थ्योरी सही है। लेकिन ये लाप्लासक और जो पीछे वैज्ञानिक कांट नामक वैज्ञानिक थे, इनकी थ्योरी बिल्कुल आज तक ये साबित नहीं हो पाई। लिलिटन नामक वैज्ञानिक की थ्योरी आज तक ही सही साबित होती है। तो ये चलिए देखते हैं, ये है हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, जिसको सौरमंडल कहा जाता है। ये हमारा सूर्य आ जाएगा, और ये सूर्य के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सूर्य के पास आसपास के कितने ग्रह हो जाएंगे, सूर्य के आसपास के 8 ग्रह हो जाएंगे। आज सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, कल इन सभी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कल इनके बारे में पढ़ेंगे, ग्रह के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कौन सा ग्रह है, ये बुध ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, और ये बृहस्पति है, ठीक है, ये वरुण है, और ये सारे के सारे हमारे 8 के 8 ग्रह हैं। तो ये हमारा सूर्य है, सारे के सारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी भी सूर्य का, ये देख लेना, पृथ्वी है हमारी, ये सूर्य का चक्कर लगा रही है ना, ठीक है। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, सारे के सारे ग्रह चक्कर लगा रही हैं। ये देख लेना, इस चित्र के अंदर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सारे के सारे ग्रह, ठीक है, ये देख लेना, अभी बिल्कुल क्लीन है, सारे के सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं ना। इसके बाद में नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, नेक्स्ट के अंदर सूर्य के बारे में बताया है। अभी सूर्य का क्या है,
सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों ओर पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य अवयव घूमते रहते हैं। अवयव का मतलब होता है अन्य ग्रह घूमते रहते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का मुख्य या सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। तो कोई भी सौरमंडल के बारे में पूछे तो सबसे बड़ा पिंड या सबसे बड़ा तारा कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। और पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा भी कौन सा हो जाएगा? सूर्य माना जाता है। उनका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,90,000। ये डाटा याद कर लेना, इसको पूछ लिया जाता है। सूर्य का विकास व्यास कितना है? 13,90,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के विकास या पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना अधिक है। कितना अधिक है? 109 गुना अधिक है। यानी सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। भी आप हिसाब लगा सकते हो भी सूर्य कितना बड़ा है। अगर पृथ्वी इतनी बड़ी है तो सूर्य इतना बड़ा है। और सूर्य जैसे तो अनेकों ही तारे पाए जाते हैं, ठीक है, और अनेकों ही आकाश गंगाएं पाई जाती है। तो इस ब्रह्मांड के बारे में जब आप पढ़ोगे ना तो पता चल जाएगा भी ब्रह्मांड क्या चीज है और कितना बड़ा है ब्रह्मांड, ठीक है। हमें ये याद रखना है भी सूर्य का व्यास कितना है? 3,90,000 और पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। कितना अधिक है? पृथ्वी से 109 गुना अधिक है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला होता है। यह चीज तो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर ही बता दी थी भी कोई भी तारा होगा, किसी भी तारे के अंदर ये दो गैसें तो पाई जाएंगी, हाइड्रोजन और हीलियम को। हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर कन्वर्ट होना ही ऊष्मा उत्पन्न या ऊष्मा पैदा करता है। जब हाइड्रोजन हीलियम के अंदर उत्पन्न होगी या इनका संलयन होगा तो क्या होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। ये चीज मैंने आपको पहली क्लास के अंदर भी बताई थी। तो ये देख लेना, ये पूरा का पूरा हमारा सूर्य है। अभी सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, बाहरी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा ये आग की लपटें हैं, ये पूरा का पूरा इनका 3 परतें होती है सूर्य के अंदर। ये बीच वाली, ये बाहर वाली, ये इससे बाहर वाली, और ये बाहर का जो प्रकाश वर्ष जिसको बोला जाता है, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में सूर्य सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य है। अभी सौरमंडल जिसके नाम पे ही है, सौरमंडल का नाम रखा गया, तो वो सूर्य तो सबसे प्रमुख सदस्य होगा ही। इसकी आयु लगभग 40,000 मिलियन वर्ष है। कितनी है? 40,000 मिलियन वर्ष है। और ये लगभग आधी आयु अपनी पूरी कर चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है, ऐसे आप तो क्या हिसाब लगा लें, आप तो 60 साल 70 साल एवरेज चल रही है आजकल तो, है ना। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। तो इन दोनों गैसों से इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर कन्वर्ट होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें ऊर्जा की उत्पत्ति नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन द्वारा। विखंडन और संलयन, इसका संलयन होता है, विखंडन नहीं होता। ये चीज मैंने आपको पहली क्लास के अंदर भी बताई थी और इसके अंदर भी बता रहा हूँ। इनका क्या होता है? संलयन होता है, विखंडन नहीं होता। सूर्य की आंतरिक संरचनाओं में कई परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? कई परतें होती हैं, लेकिन मुख्यतः 3 ही बोला जाता है। सबसे आंतरिक संरचना को क्या बोला जाएगा? सबसे आंतरिक संरचना को करोड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? करोड़। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? करोड़ कहलाता है। ये देख लेना, ये पहली स्लाइड के अंदर जो चित्र लगा हुआ है ना, ये वाला, इस चीज को क्या बोला जाएगा? इस चीज को बोला जाएगा करोड़। क्या बोला जाएगा? करोड़ बोला जाएगा। ये रेडियो एक्टिव जोन होता है, ये कन्वेक्शन जोन होता है। ये 3 परतें पाई जाती है, करोड़, रेडियो एक्टिव तथा कन्वेक्शन जोन। ये 3 परतें पाई जाती है सूर्य के अंदर। ये वाला भाग होता है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको करोड़ भाग बोला जाता है। करोड़, करोड़ नहीं, करोड़। इसके बाद में इसके अंदर दे रखा है इसका तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये है सूर्य, ठीक है। ये सूर्य का एक पार्ट है, 4 पार्ट होते हैं ना ऐसे। और ये सबसे आंतरिक भाग, ये सबसे बाहरी भाग 2 नंबर वाला, और ये 3 नंबर वाला जो ये है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको करोड़ बोला जाएगा। क्या बोला जाता है? करोड़ बोला जाता है। और इसका आंतरिक भाग का तापमान कितना है? 15 मिलियन, 15 मिलियन सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है या होता है। 15 मिलियन बहुत ज़्यादा हो जाता है। 15 मिलियन प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है। ये प्लाज्मा से भी प्लाज्मा अवस्था में आ जाता है, ठीक है। सूर्य की सबसे आंतरिक भाग से निकलती आग
की लपटें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर चली आती हैं। ये देख लेना, जो आंतरिक भाग है ना, इससे जो लपटें निकलती हैं, आग की लपटें निकलती हैं, वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना। तो पृथ्वी आग की लपटों को भी अपनी ओर खींचेगी, तो ये आग की लपटें पृथ्वी की ओर आएगी। लेकिन पृथ्वी की जो बाहरी परत, जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल आज भी सूर्य की आग की लपटों से पृथ्वी की रक्षा करता है। हमें धन्यवाद किसका देना चाहिए? हमारे वायुमंडल का धन्यवाद देना चाहिए, जिसको बर्बाद करने के लिए आज हम अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा ही है ना, वायुमंडल को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है ये। वायुमंडल वह भाग है पूरे ब्रह्मांड का जो पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक है, किससे रक्षा करता है? जो करोड़ की जो परत है, इससे जो आग की लपटें निकलती है। अभी देखो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस आपका तापमान है, और एक आग की लपट अगर आ गई तो 1 मिनट के अंदर पता नहीं कितने अरबों खरबों की जनता पता नहीं किधर गायब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जो डायनासोर का अंत हुआ था ना, इसी प्रकार से डायनासोर का अंत हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है। नेक्स्ट के अंदर दे रखा है सूर्य की बाहरी सतह को फोटोस्फीयर बोला जाता है। यानी जो सूर्य की सबसे बाहरी सतह होगी, क्या होगी? सूर्य की बाहरी सतह होगी ना, ये जो मैंने आपको 4 परतें पढ़ाई थी सूर्य की, 1 2 और ये तीसरी, इसको क्या बोला जाएगा? इसको फोटोस्फीयर बोला जाएगा। हिंदी के अंदर नाम बता रहा हूँ, क्या बोला जाएगा? इसको फोटोस्फीयर बोला जाएगा। ठीक है, फोटोस्फीयर के अंदर हाइड्रोजन के समूह के अंदर बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन का जो समूह होता है ना, ऐसे ऐसे पॉइंटों के अंदर होता है, ये बहुत ही मात्रा के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, फोटोस्फीयर के अंदर की ओर 10,000 किलोमीटर तक की दूरी क्रोमोस्फीयर बोला जाता है। यानी ये फोटोस्फीयर है, और फोटोस्फीयर से जब हम अंदर की ओर जाएंगे, अंदर की ओर जाएंगे तो 10 किलोमीटर की जो दूरी को क्या बोला जाएगा? इसको, यानी आंतरिक संरचना को क्या बोला जाएगा? क्रोमोस्फीयर बोला जाएगा। क्रोमोस्फीयर बोला जाएगा। 3 परतें होंगी, करोड़, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर, 3 परतें होती है, याद रख लेना। क्रोमोस्फीयर में एक्सरे और वाईरे फोटोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक तो एक्सरे किरणें पाई जाती हैं, एक वाईरे किरणें पाई जाती है, और एक फोटोन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। यही फोटोन फोटोस्फीयर के अंदर हाइड्रोजन के अंदर से बाहर निकलता है। यानी ये इसके अंदर जो पाया जाता है ना, ये जो हाइड्रोजन के विलियन है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे 4-4 भागों के अंदर लगे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये जो इसका फोटोन नामक है, ये सीधा इससे बाहर निकलेगा ऐसे, इनको हाइड्रोजन को चीरते हुए ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, और बाहर निकलने के बाद में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, और अपनी ओर जब आकर्षण करता है तो हमारा वायुमंडल इससे हमारी रक्षा करता है। ठीक है, किससे रक्षा करता है? फोटोन से हमारी रक्षा करता है। और फोटोन कहां से निकलता है? क्रोमोस्फीयर जो सूर्य की दूसरी परत है ना, उससे निकलता है फोटोन नामक का पदार्थ, और ये सीधा इसको हाइड्रोजन को चीरते हुए बाहर निकलता है। और बाहर जब निकलेगा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा। तो जब ये आकर्षित होगा तो पृथ्वी अपने ओर खींचेगी, लेकिन पृथ्वी की जो बाहरी परत, जिसको हम वायुमंडल बोलते हैं, वो इससे हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा। इसके बाद में देखते हैं, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14, 16 और 50, अभी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ 16 लाख किलोमीटर है। कितनी है? 14 करोड़ 16 लाख किलोमीटर दूरी है। ठीक है, या आप बोल सकते हो 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है। आप कुछ भी बोल सकते हो, इसको याद रखना है या इसको याद रखना है। ये किलोमीटर के अंदर है और ये मील के अंदर है। तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने का समय कितना लगता है? 8.3 मिनट का समय लगता है। यानी इतनी दूर है। जब एक किरण सूर्य की पृथ्वी पर आएगी, जैसे यहाँ पे देख लेना, 7 बजे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तो सूर्य की जो किरण है वो सूर्य से कब चली होगी? 6:52 पे चली होगी। कब चली होगी? 6:52 पे चली होगी, तभी वो 7 बजे धरती पे पहुंची होगी। ठीक है, ये बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। इसी प्रकाशीय ऊर्जा के प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी इसी प्रकाश संश्लेषण के अंदर एक क्या होती है? जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिससे प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके अंदर। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। वो तो पता ही है, अभी प्रकाश जलवायु और मौसम को प्रभावित करता ही करता है, ये तो आप सभी को पता है। भी सूर्य की सतह निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल और ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। किसका निर्माण?
सूर्य की सतह का निर्माण, जो सूर्य की 3 सतह बताई गई है ना, उनका निर्माण इतनी गैसों से हुआ है: हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। इसमें से हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा 76% नहीं है, यहाँ पे आप 74% हो, कितना करोगे 74%। और हीलियम की मात्रा कितनी है 24%, हीलियम की मात्रा 24%। और ये 2% क्या है, 2% अन्य पदार्थ हैं। क्या है ये, 2% अन्य पदार्थ हैं। ये हो जाएगा हीलियम, क्या हो जाएगा ये, हीलियम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यानी सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है। और हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर कन्वर्ट होना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है। इसके बाद में इसे जलते हुए गैसीय पिंड को दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी सतह पर छोटे 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 बड़े धब्बे दिखलाई देते हैं। यानी दूरदर्शी यंत्र होते हैं ना, जिसको लेंस बोला जाता है, इसको देखने छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें सौर कलंक कहा जाता है। जो छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, इन धब्बों को क्या कहा जाता है, इन धब्बों को सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौर कलंक कहा जाता है। ये कलंक अपने स्थान से सरकते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी जब कभी भी किसी भी चीज को लेंस से देखोगे ना, वो चीज हिलती हुई नजर आएगी। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर 27 दिनों में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा करता है। यानी सूर्य जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा तो 27 दिनों में अपनी एक परिक्रमा करेगा। ठीक है, 27 दिनों में अपनी एक परिक्रमा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, वो तो पता ही है ना, मैंने आपको बताया था, अभी सारे के सारे ग्रह और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार इसको परिक्रमा करने में 22 से 24 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसको परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 22 से 24 करोड़ वर्ष लगते हैं। और इसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, निहारिका वर्ष, या इसे क्या बोला जाता है, ब्रह्मांड वर्ष। जो मैंने आपको कल बताया था, ब्रह्मांड वर्ष भी बोला जाता है। ब्रह्मांड वर्ष की आयु पूछ ले तो आपको 25 करोड़ वर्ष बतानी है। कितनी बतानी है, 25 करोड़ वर्ष बतानी है। ठीक है, एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। इससे परिक्रमा करने की गति 251 लाख किलोमीटर, कितना, 251 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। अभी आप हिसाब लगा लो, सूर्य कितनी तेजी से परिक्रमा करता है आकाश गंगाओं की, जिसे हम प्रकाश का नाम देते हैं। क्रोमोस्फियर के बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 2020 वाला कोरोना। क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। किसको, क्रोमोस्फियर के बाहरी भाग को। करोड़ के ऊपर सावन कटिबंध पाया जाता है। कौन सा कटिबंध पाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। सूर्य की आंतरिक परत पर कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो सावन कटिबंध पाया जाता है, जहां सहवन तरंगें चलती है। कौन सी तरंगें चलती है, सहवन तरंगें चलती है। सूर्य की बाहरी सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है, जिसका तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस होगा। ये तो आपको पता ही है ना, 6,000 डिग्री सेल्सियस होगा। भी जब भी कोई तारा है, तारे का सामान्यतः तापमान कितना होता है, 6,000 डिग्री सेल्सियस या 6500 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको बात पहले जब तारे का वीडियो दिया था उसके अंदर बताई थी। इसे सौर्य ज्वाला उत्पन्न होती है। कौन सी ज्वाला उत्पन्न होती है, इससे सौर्य ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है, जब सौर्य ज्वाला की लपटें फोटोस्फीयर से उत्पन्न होकर कोरोना में प्रविष्ट करती है, तो इससे पृथ्वी के वायुमंडल में ध्रुवीय प्रकाश दृष्टिगत या उत्पन्न होता है। जब सौर्य ज्वाला होती है ना, आपने कभी भी देखा होगा, ये करोड़ हो गया, ये क्रोमोस्फियर हो गया, ये फोटोस्फियर हो गया, और ये जब फोटोस्फियर के आसपास आप देख लेना, ऐसे ऐसे करके आग की ज्वाला उत्पन्न होगी, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे सौर्य ज्वाला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसे सौर्य ज्वाला बोला जाता है। और जब सौर्य ज्वाला क्या होती है, सौर्य ज्वाला की लपटें फोटोस्फीयर से उत्पन्न होकर कोरोना में प्रविष्ट करती है। किसमें प्रविष्ट करती है, कोरोना में प्रविष्ट करती है। तो इससे पृथ्वी के वायुमंडल पर ध्रुवीय प्रकाश पड़ता है, यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिसे हम देख सकते हैं। यह प्रकाश उच्च अक्षांश में रात के समय अधिक दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है, उच्च अक्षांश में रात के समय अधिक दिखाई देता है। आप भी कभी भी देख लेना, उच्च अक्षांश के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगी, रोशनी दिखाई देगी उच्च अक्षांश के ऊपर। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद में देखते हैं हमारे नानक क्लासेस का जो प्ले स्टोर का ऐप है उसके ऊपर आपको विभिन्न प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटीआई सेकंड पेपर की, पीटीआई फर्स्ट पेपर की, रीट L1 की, कॉलेज व्याख्याता की, कृषि पर्यवेक्षक की चल रही है, सूचना सहायक की चल रही है, सैंगणक भर्ती परीक्षा की चल रही है, राजस्थान जिला दर्शन नवीनतम आंकड़ों के साथ दे रहे हैं। ठीक है, रीट मेंस की चल रही है, रीट मेंस L1 और L2 की चल रही है, और सेकंड ग्रेड के पर्सन प्रथम पत्र की चल रही है। तो आप सभी जिसको जिस टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है उसको ज्वाइन कर लें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। दोस्तों, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, थ्योरी में से प्रश्न बना के दिए जाते हैं हमेशा ही, आपको पता ही है नानक क्लासेस के ऊपर आप जितना विश्वास करते हो। तो ये थी आज की हमारी जियोग्राफी की क्लास, सौरमंडल के अध्ययन के बारे में जाना। कल हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।